इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स परीक्षा होने जा रही है अभी 1 अक्टूबर में, उसका टेस्ट पेपर। तो ये टेस्ट पेपर कहाँ का है? तो ये टेस्ट पेपर है प्रतियोगिता दर्पण का। पीडी का आपने नाम सुना होगा, काफ़ी चर्चित नाम है ये। जो लोग तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट होंगे तो इस नाम से वो अवेयर होंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण ने अपनी अक्टूबर की मैगजीन में ये टेस्ट दिया है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इस पेपर को डिस्कस करना चाहिए। तो हम कहीं से भी आपके लिए पेपर निकाल के लाएँ, चाहे वो ज़मीन के नीचे से या आसमान के ऊपर से, लेकिन आप तक ये टाइम से पेपर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि भाई आप भी अब चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को लिंक शेयर करें, और साथ ही कंटिन्यू आप फॉलो करें, क्योंकि 100% की हम गारंटी ले रहे हैं। तो आपको 100% इस पर ईमानदारी के साथ में देखना होगा और इसी हिसाब से काम करना होगा जिस हिसाब से हम आपको करा रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम जो टेस्ट पेपर करा रहे थे एक कोचिंग सेंटर का, तो वो काफ़ी रेपुटेड कोचिंग सेंटर है अभी राजस्थान में, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि उसमें एक लेवल नहीं है। जो एक लेवल होना चाहिए पेपर का कि भाई कितने क्वेश्चन जो है आपको ईजी रखने हैं और कितने क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट रखने हैं और कितने क्वेश्चन टफ रखने हैं। तो उसका एक बैलेंस होता है पेपर में। उस बैलेंस को जो पेपर दिखाई देता है वो आपको जो कमीशन के पेपर में वो बैलेंस दिखाई देता है। तो उसी टाइप का बैलेंस मुझे इस पेपर में दिखाई दिया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में ये डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस बार तो हमने अभी ये स्टार्ट किया है जीएस विद हिंद गुरु, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम प्रॉमिस करते हैं जो भी नेक्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा जब भी होगा, तो उस ईयर से हम खुद का पेपर बनाएंगे और हम दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से बैलेंस पेपर में बनाया जाता है। क्लियर है? और किस तरीके से, देखिए कोई भी मिस्टेक अगर आपको दिखाई दे जाए उस पेपर में तो आप बोल देना। लास्ट पेपर भी हमने डिस्कस किया था, उसमें भी 5 से 6 मिस्टेकें थी, मतलब उसमें उसका आंसर ही नहीं दिया था। तो भाई जब उसने अपने आंसर बनाया, उसका एक्सप्लेनेशन बनाया, सब कुछ बनाया, तो तभी उसको हटा के दूसरा क्वेश्चन लिख देते। तो उसका मतलब ये थोड़ी है भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पे भी गलत करो। कमीशन अगर ये गलती करता तो ठीक है, चलो मध्य प्रदेश कमीशन गलती करता है, 15-20 क्वेश्चन गलत लिख देता है, यूपी कमीशन गलती करता है, बिहार गलती करता है, तो आप क्या टेस्ट सीरीज़ में कौन गलती करता है भाई? तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाता तो मतलब चलता है भाई, ठीक है चलो ह्यूमन एरर हो गया, लेकिन थोड़ा फिर भी ध्यान रखना चाहिए कोचिंग सेंटर को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? देखिए ये लग रहा है कि हाँ एक लेवल का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो किसका भाग है? तो ये जो है ये 33 सागर का भाग है। तो 33 सागर पर आपको टिक कर लेना है। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। तो विस्तार कहाँ से पाया जाता है इसका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार पाया जाता है। तो आपने इसका विस्तार देखा होगा, इसका विस्तार कहते हैं दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इस तरीके से इसका विस्तार है। चलिए नेक्स्ट है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? तो ये बतानी है। उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई अगर देखें तो 826 लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है तो 869 है, यानी कि ये लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान में ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली का निर्माण किस युग में हुआ था? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन जब पूछे मतलब बनाओगे आप पेपर में तो लगेगा हाँ भाई ये टाइप लग रहा है। तो इसका निर्माण कब हुआ था? ये निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। अब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? आपने देखा होगा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात में इसका भी यह विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप जानते हैं कि गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है राजस्थान राज्य की स्थापना के समय राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले थे? जब राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी तो उस टाइम पर कुल कितने जिले थे? तो उस टाइम पर जिलों की संख्या थी 26। कितने जिलों की? 26 जिलों की संख्या थी। अगर अभी की पूछे तो अभी राजस्थान में कितने जिले हैं? तो आज की डेट में यानी कि राजस्थान में 50 जिले हैं नए। अभी जो है 19 नए जिले बनाए गए हैं और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। क्लियर है? 3 नए संभाग कौन कौन से? एक तो बांसवाड़ा हो गया, दूसरा आपका हो गया कौन सा? सीकर हो गया, और तीसरा हो गया पाली। बीएसपी के नाम से याद रखो, 3 नए ये संभाग बनाए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का भीष्म कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो राणा चोड़ा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। अब ये लग रहा ना एक पैटर्न लग रहा है हाँ कि भी चलो कोई पेपर कर रहे हैं। नेक्स्ट है मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन थे? तो सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा पहले जारी कितने के थे? बप्पा रावल ने जारी किए थे। ये कौन थे? ये प्रथम गोहिल शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। कहाँ पे? मेवाड़ में। कहाँ पे? मेवाड़ में किए थे। किसने? गोहिल शासकों ने, बप्पा रावल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है
हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हुडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई थी? तो इन शासक का नाम था राणा कुंभा। इनको ये सारी उपाधियां प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान में किस जिले में हुआ है? अग्नि नृत्य की बात कर रहा है तो अग्नि नृत्य हुआ है जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। राजस्थान में लोकनाट्य की सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो लोकनाट्य की सबसे ये विधि है आपकी ख्याल। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजयपाल चौहान ने कराया था। ये कब? 7वीं शताब्दी में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। कहाँ पर निषेध की गई थी? जयपुर में सबसे पहले ये निषेध की गई थी सती प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भोज परमार की रचना सम्राग अगण सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से? ये स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है, इसकी रचना किसने की थी? धार ने रचना की थी इसकी। किसने? धार ने रचना की थी। नहीं, धार के महाराज, धार के ये शासक थे कौन? राजा भोज। ये राजा भोज ने रचना की थी इसकी। क्लियर है। नेक्स्ट है, संगीत सार के लेखक हैं। तो संगीत सार के लेखक कौन थे? संगीत सार के लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता था? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मजा आता है। तो किसको? मुहड़ोत नेडसी को कहा जाता था। मुहड़ोत नेडसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कागज पर उकेरे गए चित्र क्या कहलाते हैं? तो जो भी कागज पर चित्र उकेरे गए उसे पाना कहते हैं। राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह के नाम से जाने जाते हैं। किसको जानते हैं हम पत्रकारिता का पितामह? तो जानते हैं पंडित झाबरमल शर्मा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आप जानते हैं कि लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे 25 और उसकी राज्यसभा की सीटें हैं 10। अगर आपसे पूछता कि पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, तो पार्लियामेंट में या फिर बोलता संसद में कितनी सीटें हैं, तो संसद में इनमें दोनों में मिला के राज्यसभा लोकसभा की कितनी सीटें होगी? 35 सीटें। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली होकर पढ़ना है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में बिंदिया पठार का विस्तार है? आपने देखा होगा बिंदिया पठार इस साइड में है, जिसे हड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो कौन से क्षेत्र में है ये दक्षिण पूर्व के ये क्षेत्र में है ये। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? तो कौन से वंश थे? ये कछवाहा वंश था जिन्होंने शासन किया था। राजस्थान में मृदा यानी मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के खिलौनों के लिए आपने देखा होगा शाहपुरा मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गर्म जिला इसमें बीकानेर है। बीकानेर आंसर में आ जाएगा, तो बीकानेर आंसर है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 24 का है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? तो रामसागर वन विहार आपका धौलपुर में। कहाँ पे? ये धौलपुर में स्थित है। कहाँ? धौलपुर में बिंदिया पठार पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? तो रणथंभौर का इसका संस्थापक था गोविंद राज। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के किस जिले में वनारोपण शोध केंद्र स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पर है ये? इसका है ये जोधपुर में। क्या? वनारोपण शोध केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1977-78 में ये शुरू हुआ था। क्या? मरु विकास कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मरुस्थलीय विकास को रोकना। ठीक है, मरुस्थलीय के विकास मतलब जो विस्तार हो रहा है उसके विस्तार को रोकना था इसका उद्देश्य। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप सब जानते हैं कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सामर झील है। कहाँ पर? जयपुर से ये 80 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर बात करें कि भारत की ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय ये खारे पानी की झील भी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और यहाँ इससे रिलेटेड एक और फैक्ट याद कर लो, क्योंकि इसे 1990 में आर्द्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मतलब आर्द्रभूमि में घोषित किया गया था इसको 1990 में। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जहूर खां मेवाती किस लोकवाद के पर्याय माने जाते हैं? तो इनको जो है भफंका माना जाता है। नेक्स्ट है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है?
तो कौन से भाग में? ये पूर्वी भाग में, क्योंकि इधर ये पूर्वी भाग ये उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में नगरपालिका के आंतरिक राजस्व की व्यवस्था की गई है? तो कौन से भाग में? धारा 101 में व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में मतदान के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो मतदान के अधिकार का उल्लेख किया है धारा 25 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ही है कि 9 दिसंबर 1946 को होने वाली संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। पहली चीज़ तो ये बात गलत है, इसमें बहिष्कार किया था इसने। दूसरा, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये बात भी गलत है। तो दोनों बातें इसमें से गलत हैं, कोई भी बात ठीक नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संविधान के किस अंग में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है? तो कौन से में है ये? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संविधान का अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? तो 360 में क्या है कि वित्त आपातकाल का प्रावधान है इसमें। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था बलवंत राय मेहता। तो इसने त्रिस्तरीय लोकतंत्र, ये पंचायती राज की स्थापना की बात की थी, इसने 2 स्तर की बात की थी। क्वेश्चन नंबर है, ये कब बनी थी? तो 1957 में बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो आर्टिकल नंबर है 18। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 39, उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। कब? 11 दिसंबर 1946 को। पहला किसे कार्यकारी अध्यक्ष थे? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर को बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी सदस्यों की संख्या थी 7। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन कौन थे इसमें? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल थे और मोहम्मद सादुल्ला थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, BL मित्र थे, DP खेतान थे। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है इसमें? तो आपने देखा होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कब हट गया था ये? 44 ये संविधान संशोधन अधिनियम 1978 को हटा दिया गया था। अब क्या पहुंच गया था? अब ये 300 के क्या में पहुंचा दिया गया है, तो अब ये केवल वैधानिक अधिकार रह गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो इनकी BN राव की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो किसको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 45 है, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इन गठन का क्रम क्या था? तो सबसे पहले देखते हैं हम, नागालैंड बना था इनमें नागालैंड कब बना? 1963 में बना। उसके बाद हरियाणा में कब बना था? हरियाणा बना 1966 में। उसके बाद में मेघालय कब बना था? मेघालय बना था 1972 में। और ये सिक्किम बना था 1976 में। तो इसके हिसाब से आपका आंसर आ गया D। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक स्थल रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो रंगपुर का ये जो हुआ था, ये हुआ था A रंगनाथ राव की उसमें देख रेख में, A रंगनाथ राव की देख रेख में हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1953-54 में ये हुआ था ये। क्लियर है? अब कौन सी नदी के किनारे कभी कभी पूछ लिया जाता है? तो ये गुजरात में है ये सुखभादर नदी के समीप। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुष के युग्म ये समाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे NM लोखंडे। इसका नाम पता होना चाहिए इसका आपको, कि अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन कौन थे इसके? ये थे लोखंडे साहब। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। कब बनी थी?
1928 में दिल्ली के फिरोज शाह में बनी थी। ये दिल्ली का फिरोज शाह कोटला में बनी थी। और इनके साथ साथ में कौन थे? इनके साथ साथ में भगत सिंह भी थे और सुखदेव थापा भी थे। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने किस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ये कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। ये 16 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? तो कौन सी तारीख थी जब गांधी जी ने शुरू की थी? तो 12 मार्च को ये स्टार्ट की गई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। ये 12 मार्च 1930 को चली थी। कब तक? 6 अप्रैल तक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय समाजवादी युवा आंदोलन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आपके राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज सेना का गठन कर लिया गया। यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था? क्या स्वराज सेना या किसके नेतृत्व में बना था? यह अब्दुल बाकर के नेतृत्व में बना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को व्यापार संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन करने के लिए किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। तो आपको पता नहीं कब बना? 31 अक्टूबर 1920 को बना था ये। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो आप जानते हैं कि मोपला विद्रोह 1921 में प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये उत्तरी केरला में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक के विचारों से प्रभावित होकर चापेकर बंधु यानी कि दामोदर व बालकृष्ण ने पूना में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स रेड पर हमला किया। चार्ल्स रेड क्या था? जो चार्ल्स रेड प्लेग समिति के प्रधान हुआ करते थे। नेक्स्ट है, किसने इस विचार को लोकप्रिय बनाया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विचार डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी? तो किसने ये इसको बनाया था? तो ये थे आपके लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मदन मोहन मालवीय। स्वदेशी पत्र के मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार के साथ एक अध्याय को समाप्त कर दिया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? 1833। 1833 के चार्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। पहला स्टेटमेंट है, विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक कार्यों को समाप्त कर दिया। तो ये बात गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा, इसने यूरोपीय अब्राजन पर सभी प्रतिबंध हटा दिए। तो पहला और तीसरा ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में मूल शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था? ये आपको बताना है। तो इस मूलभूत सिद्धांत का हस्त उत्पादित कार्य है। चलिए नेक्स्ट है, 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आप जानते हैं कि बटलर समिति का गठन किया गया था। कब? 1927 में बटलर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मोर्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था ये 1909 में। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद के प्रथम व्याख्याकार कौन थे? तो इसके प्रथम व्याख्याकार थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अब इनके बारे में एक बात और जान लो। स्वामी इन्होंने ही जो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 66 है, सामाजिक क्षेत्र में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सबसे महत्वपूर्ण सुधार कौन सा था? तो इनका था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। कब लगाया था इन्होंने? 1829 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अगर योगदान किसका था सबसे ज़्यादा? तो राजा राम मोहन का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था। राजा राम मोहन राय क्या थे? देखिए, सभी धर्मों पर मौलिक एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे और सती प्रथा के विरोधी थे। तो तीनों बातें इनके बारे में ठीक हैं।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? तो ये रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहनुमजाई मजदयान सभा का संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध जो है ये पारसी धर्म से है। नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो बात करता महाराष्ट्र की, तो ये पंडित रामाबाई ने की थी। कब की थी ये? 1882 में की थी। पंडित रामाबाई ने 1882 में महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 है, 1856 में हिंदू विधवा विवाह को कानून सम्मत बनाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? तो इसकी थी ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के संबंध में सही नहीं है, जो आपको बताना है? तो पहला स्टेटमेंट, इन्होंने हिंदू धर्म के कर्मकांडों का विरोध किया था, पहली बात ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा का विरोध किया था, ये बात भी ठीक है। तीसरा, इक्कीसवाद का प्रचार किया था, ये बात भी ठीक है। उन्होंने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, यही बात गलत है। क्लियर है? 72 में ये बात गलत है, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी की ये स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। इसकी स्थापना किसने? विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में पहली यूरेनियम खान कहाँ पर है? तो इसकी यूरेनियम खान है जादूगोड़ा में। कहाँ पे? झारखंड के सिंगभूम जिले में जादूगोड़ा में है, झारखंड में। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है? तो कौन सा प्रदेश है जो सीमा साझा नहीं करता? आसाम सीमा साझा नहीं करता, बाकी अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, अमरावती, अक्रवेती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन्नील, काबिनी इत्यादि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सहायक नदियां कावेरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है, तुम्मापल्ले खादान जिसमें विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार माना जाता है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो कोडाईकनाल है आपका पलानी पहाड़ियों में। कोडाईकनाल पलानी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर? केरल तमिलनाडु में स्थित है। पलानी पहाड़ियाँ कहाँ पर? ये केरल तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है 79 है, राम सेतु किस जल डमरू मध्य के बीच में स्थित है? तो यह है पाक जल डमरू मध्य के पास स्थित। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत से सर्वाधिक लिंगानुपात कब रिकॉर्ड किया गया था? तो रिकॉर्ड किया गया था 1961 में। कितना था उस टाइम पे? उस टाइम पे हुआ करता था 940। अगर इसके हमारे आगे ऑप्शन होता 2011, तो देखिए भारत इसे 2011 से पहले का पूछ रहा है, तो 2011 से पहले 1961 में हुआ करता था। अगर बात करता 2011 की, तो 2011 में होता ये 1943। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत का मुख्य कृषि निर्यात नहीं है, कौन सा इसमें कृषि निर्यात नहीं होता है? तो दालें नहीं निर्यात होती हैं इतनी मात्रा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 है, बोटेनिक गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है नोएडा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ये है कि भारत में मोनोजाइट और थोरियम दुर्लभ खनिज तत्वों का प्रमुख स्रोत है। पहला स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, दुर्लभ खनिज तत्वों में भारत आत्मनिर्भर है, तो भारत तो इसको इंपोर्ट करता, आत्मनिर्भर नहीं है, तो केवल पहला स्टेटमेंट इसमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। देखिए, महादायी जल विवाद किन राज्यों के मध्य हो रहा है ये? तो इसमें ये महाराष्ट्र का कोई रोल नहीं है, गोवा और कर्नाटक के मध्य हो रहा है, तो इसका भी आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस पेपर को करने में मज़ा आ रहा होगा आपको, है ना? लग रहा है कुछ, हाँ भाई पढ़ा हुआ लग रहा है, घटना चक्र पढ़ी हुई है, PYQ पढ़ा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी कोचिंग में यार देखो, मुझे लगता है कोचिंग वाले ना बड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं पेपर को, कि जिससे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मार्केट में बिके। कि बच्चे क्या होता है ना, टफ को देख के यार ये तो बहुत ही मतलब टफ पेपर है, इसको तो करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता, पेपर को मॉडरेट बनाना चाहिए, या फिर ऐसा बनाना चाहिए जिस तरीके से कमीशन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यदि कोई समुद्री जहाज़ पश्चिमी तट में कांडला बंदरगाह से यात्रा शुरू करता है, तो पूर्वी तट पर कोलकाता पहुंचने तक वह किन बंदरगाहों के
से होकर गुजरेगा। तो कहाँ को? मुंबई, कोचीन, तूताकुरिन, एन्नौर और पारादीप को होकर गुजरेगा ये। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? तो कौन नहीं जाना जाता? मुरादाबाद रेशम उद्योग के लिए नहीं जाना जाता। तो आपने देखा होगा ये किसके लिए? पीतल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे? हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है, हरियाणा के झज्जर जिला में। जो भी झज्जर से होगा भाई उसने देखा होगा ये। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल झरना किस राज्य में स्थित है? तो कुचिकल झरना आपका कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। गलत जोड़े को पहचानना है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? अपना वाला जोड़ा मत देखने लग जाना, ये वाले जोड़े की बात कर रहा है। यहाँ पर युग्म लिखना चाहिए था जिससे कि आप टेंशन में ना आए बीच में ही भाई। तो इसमें गलत कौन सा युग्म है? देखिए, भारत पाश्चर संस्थान कहाँ पे? कुनूर में है। राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान बेंगलुरु में है। केंद्रीय कुष्ठ रोग ये है आपका चंगलपट्टू में। तो इसमें कौन सा गलत है? ये कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी महाराष्ट्र राज्य के वर्धा में है। तो ये अहमदाबाद में नहीं है, महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित है ये, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। तो यही गलत है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। ये गवाग्राम बंदरगाह है जो सबसे गहरा है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, तन्नीथराई राष्ट्रीय उद्यान किस देश में है? तो किस देश में स्थित है? ये है आपका म्यांमार में, इसके नाम से लग रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि पेंटानल, यह है दक्षिण अमेरिका में। यहाँ पे ये मुख्यतः ब्राज़ील में स्थित है। कुछ भाग जो इसका वो जो बोलिविया और पैराग्वे है उसके बीच में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? इसका तो बता ही दोगे यार आप सब। तो ओरंग कहाँ पे? आसाम में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं, अफीम पौधे के किस भाग में पाया जाता है? रट्टे रटाए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई ये तो ये पोस्ता में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उमियम झील का या बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? तो आप सब जानते होंगे ये भाई साहब मेघालय में स्थित है। पौधे के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो सबसे अच्छी मिट्टी चिकनी मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे ज़्यादा संख्या है? तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्य कार्यालय है लंदन में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? मतलब में से क्या वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है? तो कौन सा? ये ट्रैफिक है। ये बना कब था? ये 1976 में बना था ये। अगर मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो मेरे प्यारों ये है नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य। ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 तारीख को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है? तो किन महाशय को ये पुरस्कार मिला है? ये राजकुमार राव को पुरस्कार मिला है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके साथ साथ में इसने प्रतियोगिता दर्पण ने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी कराए थे और एक बीपीएससी का टेस्ट भी कराया था। तो देखिए बीपीएससी का भी टेस्ट आपको देख लेना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए गए थे उसमें। तो उसमें है क्या अगर कुछ बीपीएससी के 2 4 5 स्पेशल क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, बाकी और सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। उसमें होगा कि आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा, उसमें जो 25-30 क्वेश्चन हो जाते हैं वो मिल जाएंगे। दूसरा मैथ रीजनिंग के मिल जाएंगे, दूसरा जो है कि जो भी एक पेपर के और सब्जेक्ट के वो क्वेश्चन में मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप जो बिहार का देने जा रहे हैं भाई वो भी देख लें, इसको जरूरी नहीं कि आंसर राजस्थान में पूछे जाएंगे, बिहार में नहीं पूछे जाएंगे। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ये संयुक्त अरब अमीरात ने। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे मिगुएल डियोस कैनेल निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कहाँ के? ये क्यूबा के राष्ट्रपति हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्भपात के लिए मेडिसिन टैबलेट को मंजूरी दे दी है? तो कौन सा देश है? ये जापान है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल
सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये यूके के साथ में ये सेंटर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग करने के बाद गुम हो गया है? तो ये गुम हादसे कौन है? तो ये जापान का था। ये कहाँ का? जापान का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में तीसरे इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन देश करेगा? तो इन क्वाड समिट की मेजबानी की बात चल रही है, तो कौन करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। कहाँ पर? सिडनी में ये होगी। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश बेसिक सैन्य व्यय पर शीर्ष मतलब सबसे ज़्यादा व्यय करता है? तो कौन सा? अमेरिका। ये व्यय की बात कर रहा है, सैन्य व्यय की, हथियार आयात की बात नहीं कर रहा, कभी कन्फ्यूज हो जाए उसमें। भारत की अगर बात करें तो भारत कौन से नंबर पर है? भारत चौथे नंबर पर है इसमें। नेक्स्ट है। हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ था? ये बताना है। तो ये गोवा में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। हाल ही में 900 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो ये किया गया है भाई साहब मैक्सिको में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के मना मुद्राई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो मना मुद्राई मिट्टी ये तमिलनाडु के हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कूनो नेशनल पार्क में 1 महीने में दूसरी बार चीता की मौत हुई है? तो आप जानते हैं कि बहुत ही अफसोस की बात है। तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है आपके मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन कावेरी शुरू हुआ था सूडान से लाने के लिए। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? तो पारित किया गया है तमिलनाडु में। हाल ही में कौन सा राज्य सबसे अधिक तालाबों और जलाशयों वाला राज्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो आप जानते होंगे शीर्ष पर इसमें कौन है? इसमें शीर्ष पर पश्चिम बंगाल है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश से $300 मिलियन के हथियार खरीदे हैं? तो किससे खरीदे हैं? ये अमेरिका से खरीदे हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सी डेट को मनाया जाता है? ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। नारायण प्रसाद साउद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के नए विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 121। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सूक्ष्म तरंगों का। क्वेश्चन नंबर 124 है। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडोम परजीवी का वाहक है? तो कौन है? ये मच्छर है। नेक्स्ट है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। नेक्स्ट है 128 है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मज़ा भी आता करते हुए। ठीक है, तो इसमें कौन सा डंक पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल, या फिर कहेंगे मैथेनिक अम्ल भी कहा जाता है, इसे मैथेनाइक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो किसके द्वारा? ये फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कुछ भी कह दो, कौन सा पता लग रहा है उसे? तो क्रायोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो आप सभी जानते हैं मनुष्य हैं तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट है। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता तो पृथ्वी पर कौन सतह पर को सबसे पहले स्पर्श करेगा? तो फेंक के देखो तभी पता लगेगा, तो ये वरना तीनों एक साथ आएंगे। चलिए नेक्स्ट है। कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का ये सिलिका महत्वपूर्ण घटक है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 135 है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो वॉशिंग मशीन ये कार्य करती है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय दोनों पर कार्य करती है। अब कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। तो चलिए इनको भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 लड़कियां एक मेज पर छायाचित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं, फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के दाईं ओर बैठी है। सपोज करो ये इस तरीके से बैठी हैं, ये कोई सीमा है। देखिए ऊपर को देखेंगे तो आप, अगर आप ऊपर को देखेंगे तो आपका लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा इधर, ठीक है। तो इस तरीके से बैठी हैं। तो सीमा जो है, सीमा रानी के दाईं ओर बैठी है। इधर कोई रानी बैठी है, ये रानी बैठी है, इसके दाईं ओर बैठी है कौन, सीमा बैठी है। और बिंदु के बाईं ओर बैठी है कौन, ये जो है सीमा बिंदु के बाईं ओर बैठी। तो यहाँ पे बिंदु हो गई, यहाँ पे बिंदु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं मेरी जो है रेनी के बाईं ओर बैठी है। अब मेरी इधर भी बैठी है, मेरी, ठीक है, ये हो गई मेरी। रीटा जो है रेनी रानी और मेरी के बीच में बैठी है। अब ये मेरी ये हो गई, अब यहाँ पे हो गई रीटा, ये हो गई रीटा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, अभी कह रहा कि दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा। तो ये हो गया हमारा दाईं ओर, दूसरे स्थान पर कौन है, इधर ऐसे सीमा बैठी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया डी, यानी कि सीमा दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। बात करते हैं बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो बाईं ओर से दूसरे पर आपने देखा था ये रीटा बैठी है, ठीक है, मेरी और इसके रानी के बीच में रीटा बैठी है, ये हो गया। नेक्स्ट है, एक कक्षा में स्लेश ऊपर से 7वां है। सपोज करो इस तरीके से ऊपर से 7वां है, ये 6 इधर होंगे तो 7वां तभी तो होगा इधर। ये वे अनुपम नीचे से 18वां है। अनुपम हो गया कोई, वो नीचे से सपोज करो, नीचे से यहाँ मान लो कि वो इधर ही हो 18वां है, ये 17 होंगे इधर, 18वां अनुपम का नंबर है। नेक्स्ट देखते हैं, सुरेश जो ऊपर से ऊपर अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। तो हमने देखा था सुरेश का स्थान कौन सा है। देखिए अनुपम का नीचे से 18वां है, तो सुरेश का स्थान कौन सा होगा, 20वां होगा, यानी कि 2 ऊपर है, तो इसका स्थान कौन सा हुआ, 20वां हुआ। अब देखते हैं कि 2 श्रेणी ऊपर है तथा श्रीलेश 15 श्रेणी नीचे है। अब इन्हें सबको जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 20 और 6 26 और 15 ये 41 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। एक्स वाई के बाईं ओर है, ये डब्ल्यू जो जेड के बाईं ओर बैठा है, बी एक्स के दाईं ओर बैठा है और डब्ल्यू वाई के बाईं ओर बैठा है। जेड पंक्ति में कौन से छोर पर बैठा है ये बताना है आपको। तो पहले पढ़ते हैं। देखिए अगर हम सपोज करो उत्तर की ओर को देख रहे हैं तो ये कह रहा है कि बाई एक्स के बाईं ओर बैठा है। बाई जो है एक्स के बाईं ओर बैठा है। इधर मैंने बताया था कि अगर ऐसे ऊपर को देख रहे हैं तो लेफ़्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, ठीक है। तो ये बाई जो है एक्स के लेफ़्ट में बैठा है। दूसरा डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। तो हमें जेड का और डब्लू का भी कोई भी इसमें पता नहीं लग पा रहा, लिंक नहीं समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसको स्किप कर देंगे। बी एक्स के दाईं ओर बैठा है, तो बी जो यहाँ पे दाईं ओर बैठा है एक्स के, क्योंकि राइट होगा इसके साइड में, इस साइड में। नेक्स्ट है डब्लू बाई के बाईं ओर बैठा है। डब्लू जो है बाई के बाईं ओर, ये इधर हो गया। उसके बाद में देखते हैं, अब ये पहले स्टेटमेंट पाते हैं, ये दूसरे वाले पे ये जो है डब्लू जेड के दाईं ओर बैठा है। डब्लू जो जेड के दाईं ओर बैठा है, ये बैठ गया डब्लू, ठीक है, दाईं ओर। तो अब इसमें कह रहा है कि यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है। तो बीच में कौन बैठा होगा, तो बीच में देख लिए 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, तो बीच में बाई बैठा होगा, तो बाई इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है 30 बच्चों की एक कक्षा में रमन शीर्ष से 9वें स्थान पर है। सपोज करो नमन शीर्ष पर 9वें स्थान पर है, तो 9वें स्थान हो गया, तो 8 लोग तो इससे पहले होंगे कि नहीं होंगे। मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है, तो इसके सपोज करो 5 रैंक नीचे हो गया, तो ये इधर हो गया, तो 4 बीच में होंगे, तो 5वीं रैंक इसकी यहाँ पे होगी। तो तल से मनीष की रैंक कौन सी है, तो इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 17वां। नेक्स्ट है आशा गरिमा से भारी है, यानी कि आशा जो है किससे, गरिमा से भारी है। मीना जूली से हल्की है, लेकिन अब इसका लिंक नहीं बन रहा। पुनीता जूली से भारी है लेकिन गरिमा से हल्की है। अब देखिए इसका लिंक बन रहा है कि पुनीता जो है, पुनीता जूली से भारी है, ये कोई पुनीता हो गई, जूली से भारी है बट लेकिन गरिमा से हल्की है, तो गरिमा ऊपर आएगी इसके। इनमें सबसे भारी कौन सी है, तो सबसे भारी कौन सी है, जो सबसे ऊपर है वही सबसे भारी है, यानी कि आशा सबसे भारी है। नेक्स्ट है 5 व्यक्ति ABCD आपके सामने मुंह करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। डी बी के, इसको सोल्व कर लेना, जैसे ऊपर वाला सोल्व किया था सोल्व हुआ।
तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा डी, यानी कि पंक्ति में बीच में कौन बैठा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये देख लेते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये पहले ही देखिए स्टेटमेंट दे रखे हैं कि कौन सा इनमें से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी गायक हैं, यानी कि ये कुछ खिलाड़ी हैं वो गायक हैं। सपोज़ करो ये गायक हो गया, सभी गायक लंबे हैं। अब ये सभी, ये गायक हो गया, जी से गायक हो गया, वो लंबे हैं तो लंबे हो गया। तो जाहिर सी बात है कि भाई कुछ खिलाड़ी गायक हैं तो कुछ खिलाड़ी गायक होंगे, तो कुछ ये खिलाड़ी हो गए तो गायक हैं, तो गायक, अब कुछ खिलाड़ी लंबे हुए तो कुछ खिलाड़ी लंबे हुए, तो ये बात तो मतलब ठीक होनी चाहिए फिर इसके हिसाब से, ठीक है। और दूसरा, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ खिलाड़ी तो हैं, ये सभी थोड़ी हो जाएगा कि कुछ बाहर भी आ रहे हैं, तो लंबे में तो खिलाड़ी आए ना बस, ये वो थोड़ी आए, गायक थोड़ी आए। तो दूसरा स्टेटमेंट ये, सभी गायक लंबे आए, खिलाड़ियों को लंबा नहीं बोला है इसने, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल पहला आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है कुछ किताब खिलौने हैं, यानी कि कुछ किताब खिलौने हैं, कोई खिलौना दावत नहीं है। कुछ किताब जो है खिलौने हैं। अब ये कह रहा है कि ये सपोज़ करो ये बुक्स हैं और ये टॉयज़ हैं, कुछ किताबें खिलौने हैं, कोई खिलौना दावत नहीं है, मतलब दबात नहीं है। अब कोई खिलौना किताबें तो हो सकता है ना, तो इसको थोड़ी नकार सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको कह रहा है कि कुछ किताबें दावत नहीं है, तो बात ठीक है, कुछ खिलौने किताबें हो सकता है, ठीक है। तो इसका दोनों कथन निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों कथन निकल सकते हैं, सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कुछ पंखे दीवारें, सभी दीवार रेडियो हैं। अगर सपोज करो सभी दीवार ये वॉल हो गई, तो सभी दीवार क्या है, रेडियो है। अब ये कह रहा है कुछ पंखे दीवार हैं, अब कुछ पंखे जो है वो दीवार हैं। अब ये भी हो सकता है कुछ दीवार रेडियो भी हो, ठीक है। इस बात को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इसका आंसर क्या हुआ, अभी कुछ क्या निकला, कुछ पंखे रेडियो नहीं है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, दूसरा कह रहा है सभी पंखे रेडियो नहीं है। तो इसमें हमारा क्या निकलेगा, तो इसका आंसर आएगा दोनों निष्कर्ष गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी इसको आप निकाल लीजिए। 146 का आंसर है, 146 का आंसर है सी। 147 का आंसर देख लेते हैं। 147 का आंसर है आपका बी। 148 का आंसर क्या रहेगा, 148 का आंसर रहेगा सी। 149 का आंसर रहेगा सी। और 150 का आंसर रहेगा आपका, 150 का आंसर है इसका सी। तो ये हमने टेस्ट डिस्कस किया था प्रतियोगिता दर्पण का, तो जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें देखने को मिले, तो इसको आप कर लीजिएगा। एक ही टेस्ट था, दूसरा टेस्ट इसका जो करंट अफेयर के हैं इसको टेस्ट, बाकी करंट अफेयर को भी हम डिस्कस करेंगे इसके प्रतियोगिता दर्पण के जो भी एमसीक्यू दे रखे थे उसमें। और बाकी एक टेस्ट दे रखा था बीपीएससी के लिए, तो बीपीएससी का भी टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, तो देख लेना उसको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है तो जो बिहार स्पेशल से हैं, बाकी तो क्वेश्चन उसने करंट के या फिर स्टैटिक्स के पूछ रखे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में लिंक शेयर करें। चलिए बाय बाय।